इसके बाद जो 26/11 का आपने लाइव कवरेज दी थी, उस पर बात करेंगे कि वो जब हो रहा था तब आप कहाँ थे? नहीं देखिए, 26 नवंबर 2008 को जब आतंकी हमला हुआ तो मैं तभी, जैसे मैंने बताया, उस वक्त में मैं मस्जिद बंदर में ही रहता था, मुंबई 3 मुंबई में ही। में। वहाँ से मैं प्रेस क्लब जा रहा था। प्रेस क्लब में मुझे अपने एक सोर्स से मिलना था, तो वहाँ से मैंने टैक्सी पकड़ी और मैं प्रेस क्लब जा रहा था। तभी अचानक में मुझे मेरे एक सोर्स का फ़ोन आया और उसने एकदम चीखते हुए कहा कि जीतू भाई, ये जो लियोपोल्ड कैफ़े है कुलाबा, वहाँ पर 2 फॉरेनर लोग फायरिंग कर रहे हैं और 50 राउंड फायर हो गए हैं। तो मुझे लगा 50 राउंड फायर इज़ टू मच। मतलब इतनी ज़्यादा फायरिंग तो होती नहीं। अगर अंडरवर्ल्ड की फायरिंग है तो 2-4 शॉट्स किसी को मारना है, 2-4 गोलियां मार के गैंगस्टर भाग जाते हैं। 50 राउंड तो बहुत बड़ा फिगर था। इससे पहले सिर्फ 92 में जो जे शूट आउट हुआ था उसमें 500 राउंड गोली चली थी, लेकिन उसके बाद में इतनी बड़ी तादाद में गोलियां चली नहीं। तो मैंने जो हमारा नाइट रिपोर्टर था सचिन भिड़े, उसको बोला कि तुम सीधे लियोपोल्ड कैफ़े पहुंचो। और मैंने अपने टैक्सी वाले को भी कहा कि वीटी के बजाय अब सीधे आगे चलो कोलाबा लियोपोल्ड कैफ़े की तरफ। तो जब वीटी के पास से गुजर रहे थे तो वहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने देखा कि भगदड़ मची हुई है और कुछ फटाकों जैसी आवाज़ आ रही है, तड़तड़ाहट की, जैसे हम जो लार्स वगैरह होते हैं दिवाली पर हम जो प्ले करते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। तब मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर भी फायरिंग हो रही है। जब मैं रीगल सिनेमा के थिएटर के पास पहुंचा कोलाबा में, तो पूरा ट्रैफिक ब्लॉक था, गाड़ी आगे बढ़ी नहीं। तो मैंने वहीं पर टैक्सी वाले को पैसे दिए और मैं पैदल दौड़ते हुए लियोपोल्ड कैफ़े पहुंचा। वहाँ पर पहुंचा तो देखता हूँ कि लियोपोल्ड कैफ़े के बाहर सब खून खून पड़ा हुआ है, डेड बॉडीज़ पड़ी है, लोग उठा रहे हैं डेड बॉडीज़ को। और जो एम्प्टी पैलेट्स होते हैं AK-47 के, खाली खोखे, वो वहाँ पर पड़े हुए हैं। लोगों के चप्पल जूते पड़े हुए हैं वहाँ पर। बहुत ही डरावना सीन था। तो कैमरा आ गया था, तब तक मैंने वहाँ पर वॉक थ्रू किया, लोगों से बाइट वगैरह ली कि क्या हुआ था। तो लोगों ने बताया कि कुछ 2 लोग थे, उन्होंने सब पर ऐसे फायरिंग की थी। वहाँ 11 लोग मर गए थे और कई 20 के आसपास, 20-25 तो घायल हुए थे। फिर उन्होंने बताया कि 2 लोग जिन्होंने फायरिंग की वो ताज होटल की तरफ गए भाग के। तो मैंने कहा कि मतलब ये लोग वहाँ पर भी जाके ऐसा ही कुछ करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली वो लोग गुस्से से ताज होटल के पीछे के गेट से, मैं ताज के आगे वाले गेट से गया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं ताज के मेन गेट से अंदर घुस रहा था, जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही है, तो आमतौर पे जो सरदार दरबान वहाँ रहते थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं और बाहर सन्नाटा है एकदम। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और फिर मैंने दरवाज़ा खुद ही खोला। सामने रिसेप्शन था, रिसेप्शन खाली पड़ा हुआ है। और जब मैं कुछ कदम आगे बढ़ा तो मैं देखता हूँ जो ओल्ड ताज का जो कॉरिडोर है, जब वहाँ पे मेरी ऐसी नज़र गई तो मैंने देखा डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं लाइन से। उसमें आगे की तरफ 2 डेड बॉडीज़ ऐसी थी, जो वाइट कलर का जो ताज का स्टाफ था, जो वाइट कलर का कपड़ा पहने रहता है, वो स्टाफ के लोग थे, खून से सराबोर उनकी बॉडी थी। और उस कॉरिडोर में 5-6 लाशें पड़ी हुई दिखाई पड़ी। मैंने फिर तुरंत उसके शॉट्स लिए और फिर मैं बाहर आया। तब तक मैं ये खबर आ गई थी कि और भी जगह पर हो रहा है, ओबराय में भी हो रहा है, फिर यहाँ वाड़ी बंदर में एक ब्लास्ट हो गया, जुहू में ब्लास्ट हो गया। तो ये समझ में आ गया कि एक्चुअली ये टेररिस्ट अटैक है और मल्टीपल लोकेशंस पे ये अटैक हुआ है। नरीमन हाउस में भी हो गया था, जियोश सेंटर पे। और फिर उसके बाद हमारा कवरेज लगातार चला। इसी के साथ साथ आप जब वहाँ पे कवरेज थे, ले रहे थे, आपने जो ये लोग एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, कसाब और उसके साथ एक और जन था, फिर उसको पकड़ा कैसे था इन लोगों ने, पुलिस फोर्स ने? क्या हुआ था कि देखिए, इन्होंने ना पुलिस की कॉलेज कार कब्जे में कर ली थी कामा हॉस्पिटल में, जिसमें अशोक कामटे एडिशनल कमिश्नर, हेमंत करकरे ATS चीफ और विजय सालस्कर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अधिकारी थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। तो उनको एम्बुश कर दिया था कसाब और उसके साथ जो साथी था इस्माइल, इन दोनों ने। तो हुआ ये कि उन्होंने पुलिस की कॉलेज को एम्बुश के बाद में अपने कब्जे में ले लिया। ड्राइविंग सीट पर इस्माइल था, बगल की सीट पर कसाब बैठा। और फिर वहाँ से वो लोग विधान भवन के पास पहुँचे ड्राइव करते हुए। तो उनको पता चला कि कॉलेज गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो तुरंत उन्होंने कॉलेज गाड़ी से वो दोनों बाहर आए और एक स्कोडा कार वहाँ से गुजर रही थी,
जो अंधेरी ईस्ट के एक होटेलियर की कार थी। तो गन पॉइंट पर उसको उन्होंने कार से बाहर निकाला। मारा नहीं, लेकिन मारा नहीं। बच वो गया। बहुत ही आश्चर्य लगा कई लोगों को कि क्योंकि उनके सामने, नज़र के सामने जो भी आ रहा था वो लोग उसको गोली मार रहे थे, लेकिन फॉर्चुनेटली इसको उन्होंने मारा नहीं। और फिर वो स्कोडा कार पे इन्होंने कब्जा कर लिया। अब जो ये कॉलेज कार थी उसमें एक अरुण जाधव नाम के कांस्टेबल पीछे थे, जिन्होंने डेड होने का नाटक किया था। तो इनको पता नहीं था, तो उसने तुरंत अलर्ट किया मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को कि यहाँ पर विधान भवन पे ये कॉलेज गाड़ी इन दोनों आतंकवादियों ने छोड़ दी है और एक स्कोडा कार लेके वो लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स मलाबार हिल की तरफ निकले हैं। तो ये फ्लैश हो गया। जैसे ही फ्लैश हुआ तो गिरगांव चौपाटी के पास डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की टीम ने वहाँ पर अपनी नाकेबंदी लगा दी। तो उसमें संजय गोयलकर नाम के एक इंस्पेक्टर थे, हेमंत बावधनकर नाम के एक इंस्पेक्टर थे, भास्कर कदम नाम के इंस्पेक्टर थे और 5-6 लोग और भी थे। तो इन्होंने वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया। अब क्या हुआ कि उस पूरे रोड को क्लियर कर दिया था पुलिस ने। जब ये जानकारी मिली तो कोई व्हीकल आ नहीं रहे थे। अब ऐसे में जब इनका व्हीकल आया उस तरफ, ये स्कोडा कार आई, तो तुरंत आइडेंटिफाई हो गई कि ये तो आतंकवादियों की कार है। तो उसको रुकाने की कोशिश की गई। अब जब उन्होंने देखा बैरिकेड है तो इस्माइल ने क्या किया, तुरंत उसकी लाइट को फुल ऑन कर दिया और वाइपर ऑन कर दिया पुलिस को कंफ्यूज करने का। तुरंत ऐसे यू टर्न बहुत जल्दी से लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था। इस बीच में क्या हुआ कि तुकाराम ओमले नाम के जो एएसआई थे वो अपनी मोटरसाइकिल से इसको चेस करते करते पहुंचे थे और उन्होंने इसको कसाब को ऐसे झपटने की कोशिश की थी। अब कसाब को जब झपटने की कोशिश की तो कसाब ने ऐसे अपनी AK-47 छुपा के रखी थी, उसने ऐसे ट्रिगर दबा दिया और उनकी पूरी बॉडी छिलनी हो गई और ओमले वहीं पर शहीद हो गए। अच्छा, ये तो लेफ्ट साइड में, कार के लेफ्ट साइड में जो कसाब बैठा था, राइट साइड में इस्माइल था। तो क्या हुआ कि जिस साइड में इस्माइल था, जब ऐसे फायरिंग होने लगी गाड़ी से तो पुलिस भी हरकत में आ गई और हेमंत बावधनकर नाम के जो अधिकारी थे उन्होंने कार की जो पीछे वाली खिड़की थी वहां से निशाना लगाया और उसकी खोपड़ी पे जो है गोली लगी इस्माइल के। और उसके बाद उन्होंने अपना रिवॉल्वर मोड़ा टुवर्ड्स कसाब, उसको ट्रिगर दबाकर मारने ही वाले थे, लेकिन तभी संजय गोयलकर नाम के एक दूसरे अधिकारी, जब ओमले के ऊपर फायरिंग हो रही थी तो एक गोली उनके भी कमर से घिसके गई थी और वो गिर पड़े थे। लेकिन इसके बावजूद वो तुरंत उठे और उन्होंने देखा कि बावधनकर कसाब को भी गोली मारने जा रहा है, तो उन्होंने मराठी में चिल्लाकर बावधनकर को एक गाली दी। क्या बोला? अरे बावध्या, त्याला मारू नको, त्याला जिवंत पकडूया, तो एव्हिडन्स आहे रे। अरे बावध्या, उसको मार मत, उसको जिंदा पकड़ते वो एविडेंस है। तो फिर बावधनकर की ट्यूबलाइट जली कि अरे हाँ, इसको जिंदा पकड़ना चाहिए। और फिर उसको लाठी डंडों से पीटा खूब कसाब को। वहाँ पर जो कांस्टेबल थे खुन्नस में तो थे ही, क्योंकि एक ओमले को उन्होंने तुरंत शहीद कर दिया था। फिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया वहाँ से और उसी रात को उसने पूछताछ में पूरी कॉन्स्पिरेसी खोलकर रख दी। कहीं ना कहीं आपको लगा कि पुलिस के इक्विपमेंट्स इनफ नहीं थे? पुलिस वाले तो सब इनफ थे, वो तो हम सब ने देखा, कहीं कहीं उनके इक्विपमेंट्स जैसे नहीं, देखिए ऐसा है कि इस पूरे अटैक पर एक राम प्रधान कमेटी ने जांच की थी, एक कमेटी बनाई गई थी और उसने बहुत सारी खामियां पाई। उसने कोस्टल सिक्योरिटी की खामियां पाई, उसने इंटेलिजेंस गैदरिंग में खामियां पाई, उसने पुलिस के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए, उनको लेकर खामियां पाई। पुलिस के वेपन्स को लेकर खामियां पाई। क्विक रिस्पांस टीम जो बनाई गई थी पुलिस की इस तरह के हमलों को लेकर, तो उसमें किस तरह की खामियां थी। उनके ऑपरेशनल जो इंस्ट्रक्शंस थे उसमें कैसे गलत इंस्ट्रक्शन दिए गए, ये तमाम बातें उसमें कही गई थी। तो वो सारा कुछ था उसमें निकला। लेकिन मुंबई पुलिस ने बहुत ही बहादुरी का काम किया और उस हमले में जो भी अधिकारी जो है कॉम्बैट करने में लगे हुए थे, सबने दिलेरी का परिचय दिया था। अपनी जान की परवाह किए बिना वो लोग अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जमीन पर उतरे थे। चलिए, वो तो बहुत ही खराब इंसिडेंट था। बहुत मुंबई पुलिस नहीं होती तो भगवान जाने क्या होता। नहीं है, वो तो यही है। देखिए, इसमें टोटल 10 आतंकी आए थे। 10 में से 8 को NSG ने मारा,
और ये 9वें को मुंबई पुलिस ने मारा था, और जो जिंदा पकड़ा गया उसको भी मुंबई पुलिस ने पकड़ा था। चलिए, आई गेस आज के लिए आपके साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया, इतना सब जानने मिला। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बोलूँगा कि इनकी बुक ज़रूर चेकआउट कीजिए, मैंने लिंक में नीचे डाली गई है। आपको डेफिनेटली बॉम्बे की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। और जितेंद्र जी, थैंक यू, आज आपने अपना इतना टाइम दिया और हमें इतना सब बताया बॉम्बे की हिस्ट्री के बारे में। धन्यवाद सागर इस बातचीत के लिए। और देखिए, मैं कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में लिखता हूँ मुंबई के, और मेरी ये जो किताब है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, इसमें अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से तो हैं ही, मुंबई की राजनीति, मुंबई के हालिया इतिहास से जुड़े हुए किस्से हैं, और बीते 30 सालों में मुंबई में जो भी बड़ी घटनाएं हुई उनसे जुड़े हुए किस्से हैं। और ये किताब अंग्रेजी में तो है ही, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या नाम से। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, अयोध्या ने कैसे बदल दी मुंबई, या फिर मराठी में भी किताब है अयोध्या नंतरची मुंबई, तो ये तीनों ही भाषाओं में किताब है, तो वो इसको पढ़ सकते हैं। और इस जैसे जो हमने इस बातचीत में जो किस्से सुने हैं, ऐसे अनेक किस्से, ऐसे ढेरों बहुत किस्से सारे जो है हैं। उस किताब मुझे में खाली पढ़ने एक मिलेंगे। बताइए, जो नाम का इंस्पिरेशन आपको आया था बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, ये कैसे आया था? हाँ, और इसका महत्व क्या है? उसकी कहानी ये है, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, इस नाम के पीछे की कहानी ये है कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो बहुत ही रिएक्टिव है। दुनिया में कहीं कुछ होता है तो उसका बड़ा रिएक्शन मुंबई में देखने मिला था। जैसे मैंने कहा ना कि सलमान रश्दी ने किताब लिखी ब्रिटेन में, फतवा लगा ईरान में, 12 लोग मर गए मुंबई में। लेना ना देना। तो मुंबई में कहीं कुछ होता है, दुनिया में कहीं कुछ होता है, तो मुंबई में उसका असर दिखाई पड़ता है, उसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। तो उसी तरह से बाबरी मस्जिद गिराई गई अयोध्या में 1500 किलोमीटर दूर। देश भर में दंगे हुए, लेकिन सबसे भयानक दंगे मुंबई में हुए। अच्छा, मुंबई में जो दंगे हुए 2 फेजेस में हुए। 6 दिसंबर से शुरू हुए, फिर हफ्ते भर चले, फिर महीने भर बाद 6 जनवरी से शुरू हुए, फिर हफ्ते भर चले। और इन दंगों ने मुंबई को काफ़ी प्रभावित किया। मुंबई शहर के ताने बाने को बदला, मुंबई के अंडरवर्ल्ड को बदला, मुंबई की राजनीति को बदला, मुंबई के रियल एस्टेट को बदला। एक बहुत गहरा प्रभाव इसने मुंबई पर छोड़ा। तो ये जो किताब है, ये उन बदलावों को रेखांकित करती है कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई किस तरह से बदली, और कौन कौन सी बड़ी घटनाएं मुंबई में हुई इसके बाद। तो इसके लिए इसका नाम दिया है बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। और बॉम्बे नाम इसलिए, मुंबई इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि ये किताब अंग्रेजी में है, और 1996 के पहले तक इस शहर को अंग्रेजी में बॉम्बे ऑफिशियली लिखा जाता था। तो इसके लिए बॉम्बे। अगर ये बाद की घटनाओं की होती, 96 के बाद की घटनाओं पर ये किताब होती, तो मैं मुंबई आफ्टर अयोध्या लिखता, या मुंबई आफ्टर वॉट एवर। चलिए, थैंक यू जितेंद्र जी आज के लिए।